हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है भाई तुम लोगों के। तुम्हारा भैया तुम्हारे के स्क्वायर सर की क्लास में बहुत 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 स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। जहां पर हमारी जो समरी सीरीज चल रही थी वहां पर हम डिस्कशन कर रहे थे अभी तक हमारे जो बाकी के चैप्टर्स थे उनका, और हमने अभी तक त्रिभुज त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग तक बात कर ली थी। और आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं बिल्कुल नया चैप्टर जिसका नाम है वृत्त। ठीक है, वृत्त के आज की क्लास में हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उस पर आधारित प्रमेय देखेंगे और हमारे जो उससे सवाल होते हैं, किस प्रकार के सवाल हमारे एक्सरसाइज में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं वृत्त से, वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए सीधा शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों हमारी आज की इस क्लास में। जहां पर देखो बच्चों, हमारे पास वृत्त से पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास वृत्त से पढ़ने के लिए कुछ चीजें इस प्रकार हैं। सबसे पहला, वृत्त क्या होता है, वृत्त की बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आता है क्या, इसके अलावा हमारे पास आता है हमारा वृत्त से संबंधित कुछ पद। ठीक है, वृत्त से संबंधित कुछ पद, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त के लिए बाकी सारी चीजें किस प्रकार से हैं, वो सारी चीजें। और हमारा वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और उस पर आधारित अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, सारी चीजें हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए सीधा शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो वृत्त, वृत्त क्या होता है यार। देखो, बहुत सारे बच्चे सबसे पहले तो कंफ्यूज होते हैं वृत्त में और गोले में कि भैया वृत्त क्या है और गोला क्या है। भाई क्रिकेट वाली बॉल देखिए, क्रिकेट वाली बॉल देखिए, वो गोला है, वो वृत्त नहीं है, वो गोला है। ठीक है, तुम्हारी मम्मी की चूड़ी देखिए, या फिर ये जो मेरा ये कड़ा है, ठीक है, अगर मैं इसे एक पेपर पे रखूं और इसके चारों तरफ मैं पेंसिल चलाऊं या इसके अंदर की तरफ मैं पेंसिल चलाऊं, तो जो आकृति बनेगी वही हमारा क्या होगा, वही हमारा हो जाएगा क्या, वही हमारा हो जाएगा वृत्त। क्या हो जाएगा भाई, वृत्त। तो वृत्त क्या होता है भैया, देखो वृत्त होता है कि अगर आप एक निश्चित बिंदु से, ठीक है, अगर आप एक निश्चित बिंदु से, ठीक है, समान दूरी पर स्थित, ठीक है, समान दूरी पर स्थित, मान लो 1 सेंटीमीटर की दूरी ले ली मैंने, निश्चित बिंदु से 1 सेंटीमीटर की दूरी ले ली मैंने। तो निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित जितने भी बिंदु हैं तुम्हारे, अगर तुम उन सबको मिला दोगे, ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित सारे बिंदुओं को अगर तुम मिला दोगे, तो तुम्हारे पास जो आकृति बनकर आएगी उसे तुम बोलोगे क्या, उसे तुम बोलोगे वृत्त। ठीक है, तो आपका एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं से बनने वाली आकृति को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वृत्त। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, हम बोलते हैं वृत्त। तो क्या बोला मैंने कि एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, ठीक है, तो ये मान लो तुम्हारा निश्चित बिंदु हो गया, इससे तुम्हारे हमने 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित सारे बिंदु ले लिए। ठीक है, तो उन्हें जब मैं जोड़ूंगा तो हमारे पास क्या आकृति बनकर आएगी, हमारे पास जो आकृति बनकर आएगी वो आएगी वृत्त। ठीक है, क्रिकेट की जो बॉल होती है वो गोला होती है, वो एक त्रिविमीय आकृति है, जबकि हमारा जो वृत्त होता है वो एक द्विविमीय आकृति है। तो गोला और वृत्त दो अलग अलग चीजें हैं, इस चीज को याद रखना। अब इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो इसके अलावा वृत्त के अंदर कुछ कुछ अलग अलग भाग आते हैं। ठीक है, जैसे कि अब देखो, आपका वह निश्चित बिंदु जहां से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को आप लेते हो, ठीक है, उस निश्चित बिंदु को हम बोलते हैं वृत्त का केंद्र। क्या बोलते हैं भाई, वृत्त का केंद्र। क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें, आपका निश्चित बिंदु से जो समान दूरी ली जाती है, निश्चित बिंदु से ये जो समान दूरी ली जाती है, इसे बोलते हैं हम वृत्त की त्रिज्या। क्या बोलते हैं भाई, वृत्त की त्रिज्या। आपका वृत्त की ये जो बाह्यतम सीमा होती है, ये जो तुम्हारे वृत्त की बाह्यतम सीमा है, इसे हम बोलते हैं वृत्त की परिधि।
ठीक है, या फिर वृत्त का परिमाप। ठीक है, ये क्या करती है, वृत्त को हमारे पूरे भाग से क्या करती है, पूरे बाह्य भाग से अलग करती है। वृत्त की परिधि, ये अंदर वाला भाग, ये बाहर वाला भाग, ये वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या की एक परिभाषा और होती है, और वो क्या है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है, अब वृत्त की त्रिज्या के बाद आता है वृत्त की जीवा। जीवा क्या होती है भाई, आपका वृत्त के दो बिंदुओं पर, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को अगर तुम मिलाओ, वृत्त की परिधि पर स्थित अगर किन्हीं दो बिंदुओं को तुम मिलाओ तो तुम्हारे पास बनती है जीवा। जैसे कि मान लो मैंने इन दो बिंदुओं को मिलाया तो मेरे पास क्या बन गई, मेरे पास बन गई एक जीवा। ठीक है, तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनती है वृत्त की जीवा। ठीक है, तो वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने पर बनती है वृत्त की जीवा। ठीक है, अब वृत्त की जीवा के बाद क्या आता है भैया, आपका देखो वृत्त की ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे हम बोलते हैं वृत्त का व्यास। जैसे कि मान लो मेरे पास एक ये जीवा है, ठीक है, ये रही, ये वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिला रही है, ये वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिला रही है। ठीक है, ये वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिला रही है, तो ये क्या है, वृत्त की जीवा है। लेकिन ये जीवा वृत्त के केंद्र से भी होकर जा रही है, ये जीवा वृत्त के केंद्र से भी होकर जा रही है, तो इस जीवा को बोला जाता है बच्चों, ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे हम बोलते हैं वृत्त का व्यास। क्या बोलते हैं भाई, वृत्त का व्यास। ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे वृत्त का व्यास बोला जाता है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि तुम लोगों को पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा होता है। ये चीज याद होनी चाहिए तुम लोगों को कि जो वृत्त का व्यास है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। दूसरा पॉइंट कि जो वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो कि तुम लोगों को पता होने चाहिए। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई। वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है, ये सबको समझ में आ गया। ठीक है, चलो जी, अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ क्लास 9th में तुमने बेसिक प्रमेय पढ़ी थी। ठीक है, मैं यहां पर क्लास 9th की बेसिक प्रमेयों को याद दिला रहा हूं। क्या कि देखो, हमने क्लास 9th में पढ़ा था वृत्त की जीवा के बारे में मेनली। ठीक है, क्लास 9th में हमने मेनली वृत्त की जीवा के बारे में पढ़ा था, जो कि कुछ इस तरीके से थी कि भाई आपकी किसी भी वृत्त की जीवा, मान लो ये वृत्त का केंद्र है O, ये वृत्त की जीवा है AB। ठीक है, तो हमने एक बेसिक मैं कुछ प्रमेय जो इंपॉर्टेंट हैं वो बता रहा हूं। ठीक है, जो क्लास 9th में हमने पढ़ी थी और क्लास 10th में वो इस्तेमाल हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं वो भी रिवाइज करा रहा हूं कि अगर तुम केंद्र से, किसी भी वृत्त के केंद्र से अगर तुम जीवा पर लंब डालते हो, किसी भी वृत्त के केंद्र से अगर तुम जीवा पर लंब डालते हो, ठीक है, तो भैया ध्यान रखना कि केंद्र से जीवा पर लंब, मान लो तुमने ये केंद्र O से जीवा AB पर एक लंब डाला। ठीक है, तो ये प्रमेय तुम लोगों को याद होनी चाहिए, क्लास 9th की प्रमेय है कि केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है,
केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि तुम्हारा ए पी जो है वो बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा आपका पी बी के, अगर तुम केंद्र से जीवा ए बी पर लंब डालते हो। तो केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये क्लास 9th में पढ़ाई गई प्रमेय है। ठीक है, केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये क्लास 9th में पढ़ाई हुई प्रमेय है, जो कि मैं तुम लोगों को रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ सकती है। एक इस प्रमेय का विलोम भी है, क्या कि अगर केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, अगर केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो वो जीवा पर लंब होता ही है। ठीक है, अगर तुम केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाओगे तो केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो जीवा पर लंब होती है। ठीक है, ये चीज भी आपके बिल्कुल सत्य है। अब इसके अलावा यहां पर कुछ प्रमेय और है कि आपकी जो बराबर लंबाई की जीवाएं होती है, मान लो आपकी एक जीवा है ए बी, आपने एक और जीवा बनाई और वो बन गई कौन सी आपकी आपने एक और जीवा बनाई और ये बन गई आपकी पी क्यू। ठीक है, ये बन गई आपकी पी क्यू, सॉरी पी तो हमने पहले ले लिया, ये बन गई आपकी आर एस। ठीक है, तो आपकी जो बराबर लंबाई की जीवाएं हैं, आपकी जो बराबर लंबाई की जीवाएं हैं वो वृत्त से समान दूरी पर होती है, हमेशा ये चीज याद रखना। ठीक है, बराबर लंबाई की जो जीवाएं होती हैं वो वृत्त से समान दूरी पर होती हैं, हमेशा ये चीज याद रखना। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा एक लंब है, ठीक है, तो उस केस में तुम्हें पता है कि किसी भी बिंदु की रेखा से दूरी कैसे निकलती है, उस बिंदु से रेखा पर लंब डालकर, यानी कि ए बी की केंद्र से दूरी कितनी है आपकी ओपी, और आर एस की, इसे ले लेते हैं क्यू, आर एस की केंद्र से दूरी कितनी है ओ क्यू। तो बेटा आपकी इस प्रमेय के अनुसार अगर दो जीवाएं बराबर लंबाई की है किसी एक वृत्त में तो वो केंद्र से समान दूरी पर होंगी, वो केंद्र से कैसी दूरी पर होंगी, समान दूरी पर होंगी। ठीक है, केंद्र से कैसी दूरी पर होंगी, समान दूरी पर होंगी बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये है तुम्हारी दूसरी प्रमेय, ये क्या है, ये है तुम्हारी दूसरी प्रमेय। ठीक है, समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ जाए। अब देखो, अब यहां पर अब ये जो बेसिक प्रमेय थी, क्लास 9th की प्रमेय थी जो कि इस्तेमाल होती है हमारी, ठीक है, जो कि मैंने तुम्हें बता दी है। अब हम सीधा चलते हैं हमारी कुछ मेन अब क्लास 10th के टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, जहां पर सबसे मेन टॉपिक आता है वृत्त की स्पर्श रेखा। तो अगर तुम किसी पेपर पे एक वृत्त को और एक रेखा को बनाते हो तो वहां पर 3 कंडीशन हो सकती है। ठीक है, क्या कि भैया आपने एक वृत्त बनाया, एक लाइन बनाई, ठीक है, तुमने एक वृत्त बनाया, एक रेखा बनाई, ठीक है, और दोनों बिल्कुल अलग अलग है, वृत्त अलग है, रेखा अलग है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, वृत्त अलग है, रेखा अलग है। ठीक है, पहला केस तो ये हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि तुमने रेखा बनाई, तुमने वृत्त बनाया और रेखा जो है वो वृत्त के एक साइड से अंदर घुसी और दूसरी साइड से बाहर निकल गई। ठीक है, वृत्त के एक साइड से अंदर घुसी और दूसरी साइड से बाहर निकल गई। तो इस प्रकार की रेखाओं को बोलते हैं बच्चों हम छेदक रेखा। क्या बोलते हैं भाई, छेदक रेखा। जहां पर आपका वृत्त के एक साइड से अंदर जाती है रेखा और दूसरी साइड से बाहर आ जाती है। ठीक है, ये होती है आपकी छेदक रेखा। अब तीसरा केस क्या हो सकता है कि आपने रेखा बनाई और वृत्त बनाया, ठीक है, और ये जो रेखा है ये वृत्त को खाली एक बिंदु पर छूती है। ठीक है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर टच करती है। ठीक है, आपने वृत्त बनाया, आपने रेखा बनाई और आपकी जो रेखा है वो वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच करती है। तो बच्चों ये रेखा जो होती है इसे बोला जाता है स्पर्श रेखा। और भैया आपको अब पूरे चैप्टर में बस इसी के बारे में पढ़ना है, स्पर्श रेखा के बारे में। स्पर्श रेखा क्या होती है भैया,
वृत्त को एक बिंदु पर छूने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहा जाता है। वृत्त को किसी एक बिंदु पर, केवल किसी एक बिंदु पर छूने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं और कहानी को थोड़ा आगे देखते हैं। ठीक है, कि हमारे पास वृत्त की स्पर्श रेखा में और क्या है। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे होते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा की, ठीक है, साइड में बनी हुई भी है, देख लो। ठीक है, मैं अलग से एक अपनी अलग स्पर्श रेखा बना रहा हूं, मुझे मजा आता है अलग से समझाने में। तो देखो भाई, ये हमारी मान लो एक वृत्त की अलग स्पर्श, ये एक अलग वृत्त है। ठीक है, इन भाई साहब का एक केंद्र है, ये रहा। ठीक है, ये केंद्र हो गया ओ। ठीक है, और इन भाई साहब की एक अलग से एक स्पर्श रेखा है जो कि किसी एक बिंदु पर आपका वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, मान लो ये बिंदु हो गया P। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपकी जो रेखा वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है उसे हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। उसे हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। दूसरा, जहां पर ये वृत्त को स्पर्श करती है, अभी तुम्हें इसका जो ये अब मैं समझा रहा हूं, इसका नाम तुम्हें बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जहां पर ये वृत्त को स्पर्श करती है उस बिंदु को बोलते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला कि स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो जिस बिंदु पर यह वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे बोला जाता है स्पर्श बिंदु। क्या बोला जाता है भाई? उसे बोला जाता है स्पर्श बिंदु। क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है स्पर्श बिंदु। ठीक है, जहां पर आपका जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त को जिस बिंदु पर छूती है, जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, उसे बोला जाता है स्पर्श बिंदु। क्या बोला जाता है भाई? उसे बोला जाता है स्पर्श बिंदु। अब अगर हम आगे चले तो आगे हमारे पास क्या आता है? अब ये स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु का कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि अब जो प्रमेय आएंगी वो सारी इसी पर ही आधारित होने वाली हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों हमारी सबसे पहली प्रमेय से, प्रमेय 10.1 से। ये प्रमेय क्या बोलती है? ये प्रमेय ये बोलती है कि भैया देखो, आपका वृत्त के केंद्र से, ठीक है, मान लो एक वृत्त का केंद्र है और किसी वृत्त पर एक स्पर्श रेखा बनाई गई है। ठीक है, जो वृत्त को P बिंदु पर छूती है, P बिंदु पर छूती है। तो आपका P बिंदु क्या हो गया? जहां पर स्पर्श रेखा वृत्त को छूती है, जहां पर स्पर्श रेखा वृत्त को छूती है उस बिंदु को बोलते हैं हम स्पर्श बिंदु। तो ये स्पर्श बिंदु हो गया। तो इस प्रमेय के अनुसार बच्चों, ये जो प्रमेय पीछे लिखी हुई है इसके अनुसार स्पर्श बिंदु पर आपकी वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्याएं परस्पर लंबवत होती हैं। बस ये लिखा है पीछे की प्रमेय में कि भैया अगर आपका ये स्पर्श बिंदु है, ठीक है, अगर इस स्पर्श बिंदु पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा आ रही है और यहीं पर एक वृत्त की क्या त्रिज्या भी आ रही है, ठीक है, यहीं पर एक वृत्त की त्रिज्या भी आ रही है, तो बेटा स्पर्श बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो परस्पर लंबवत होती हैं। ठीक है, वो परस्पर कैसी होती है? वो परस्पर लंबवत होती है। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती हैं आपस में। ठीक है, यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब कि आपका एक वृत्त के स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा, क्योंकि स्पर्श बिंदु है तो स्पर्श रेखा तो जा ही रही होगी। स्पर्श बिंदु वो बना क्यों? वो स्पर्श बिंदु बना ही इसलिए क्योंकि वहां से एक स्पर्श रेखा होकर जा रही थी, है ना। तो भैया आपका स्पर्श बिंदु से मिलने वाली स्पर्श रेखा और उसी स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्याएं परस्पर क्या होती हैं? परस्पर लंब होती हैं। क्या होती हैं? परस्पर लंब होती हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको?
क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। यही है तुम्हारी पहली प्रमेय कि भैया देखो, वृत्त के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या परस्पर लंब होती हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इस पर कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो हमने अभी करे हैं वो देख लेते हैं। वृत्त, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। बताओ भाई कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? बेसिक क्वेश्चन है, 1 मार्क में पूछे आते हैं ये। सीधी सी बात है, एक बिंदु पर। स्पर्श रेखा तो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, अब वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? बताया था अभी 2 मिनट पहले। जो एक तरफ से अंदर जाती है, दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती है, क्या कहते हैं उसे? छेदक। ठीक है, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब देखो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखो, अगर मैं यहीं पर इस चीज को एक्सप्लेन करने जाऊं तो आपका किसी एक वृत्त की, किसी एक वृत्त की केवल और केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। केवल और केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, वो भी कहां पर? किसी वृत्त के व्यास के अंत बिंदुओं पर। ठीक है, किसी वृत्त की केवल और केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, वो भी कहां पर? वृत्त के व्यास के अंत बिंदुओं पर। ठीक है, तो किसी वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? 2। ठीक है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो यानी कि उभय, ऐसा बिंदु जो कि वृत्त पर भी आए और स्पर्श रेखा पर भी आए, ऐसा बिंदु जो वृत्त पर भी आ रहा हो और स्पर्श रेखा पर भी आ रहा हो, यानी कि वो बिंदु जहां पर वृत्त को स्पर्श रेखा छूती है, टच करती है, प्रतिच्छेद करती है, वो कौन सा होता है? उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं भाई? स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको? यहां तक की कहानी सबको क्लियर हो गई? जल्दी से बताओ मुझे। ये बेसिक 1 मार्क वाले क्वेश्चन है जो कि आ जाते हैं एग्जाम में डायरेक्टली। यहां तक सबको क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई याद करो। चलो जी बहुत ही बढ़िया, पहले चित्र बनाते हैं इसका, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वृत्त है भाई साहब, वृत्त का केंद्र भी होगा, वृत्त के केंद्र को बोला गया है O। ठीक है, आगे कह रहा है इस पर एक स्पर्श रेखा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त है, बोला जा रहा है इस पर एक स्पर्श रेखा है P बिंदु पर जो कि PQ और Q से जाने। ठीक है, हाँ जी, तो एक स्पर्श रेखा है PQ, तो PQ एक स्पर्श रेखा हो गई। ये हो गई तुम्हारी PQ, PQ। ठीक है, आगे बोल रहा है केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलता है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। यानी कि जब आप O से Q को मिलाते हो तो OQ इस प्रकार मिलता है कि आपका जो OQ है वो 12 सेंटीमीटर का हो जाता है। तो यानी कि ये जो OQ है आपका पूरा, ये 12 सेंटीमीटर का है। अब ये हमसे कह रहा है कि PQ की लंबाई ज्ञात करो, यानी कि अपनी जो आपकी क्या है, आपकी जो क्या है, PQ है, यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या है
वो कितनी है वो निकालनी है हमें, यानी कि हमें ये निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, हमें पी क्यू याद करना है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, आप सिंपली कुछ मत करो, आप क्या करो, आप केंद्र से इस जीवा को, इस स्पर्श रेखा को मिला दो। जब तुम केंद्र से इस स्पर्श रेखा को मिलाओगे तो ओपी तुम्हारी क्या है, ओपी क्या है, ओपी क्या है बताओ मुझे जरा। ओपी है तुम्हारी वृत्त की त्रिज्या। हल, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे हम। ओपी क्या है, ओपी है तुम्हारी वृत्त की त्रिज्या, जो कि कितनी दी हुई है, तुम्हें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि बोला गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, ठीक है। यह है 5 सेंटीमीटर। तुम्हें पता है ओ क्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर, यह भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन मेरे लल्लू लाल एक बात बताओ, यह भी तो तुम्हें बोला गया है, क्या तुमने अभी कुछ टाइम पहले ही प्रमेय पढ़ी थी कि किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु से, P यहां पर क्या है, स्पर्श बिंदु है, तो किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु पर मिलने वाली स्पर्श रेखा और त्रिज्या जो होती है वो परस्पर कैसी होती है, वो परस्पर लंबवत होती है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे क्योंकि P स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, अतः क्या होगा, प्रमेय 10 प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से क्या आएगा हमारे पास, प्रमेय 10.1 से हमारे पास निकल कर आएगा कितना, कि आपका जो ओपी है वो लंब होगा किस पर, आपका पी क्यू पर। ओपी जो है वो लंब होगा पी क्यू पर, यानी कि आपका कोण ओ पी क्यू बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के, ठीक है। ओपी क्या होगा, लंब होगा पी क्यू पर, ओपी क्या होगा, लंब होगा पी क्यू पर, क्यों, क्योंकि भैया स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या और लंब स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होते हैं, तो ओपी जो है वो पी क्यू पर लंब हो जाएगा, यानी कि कोण ओ पी क्यू या क्यू पी ओ ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो अब आप अगर देखो तो आपके त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में आपके पास क्या आ गया, आपके पास एक कोण 90 डिग्री आ गया। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है वो कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। तो आप लिखोगे अतः त्रिभुज ओ पी क्यू समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि मेरे लाल मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ओपी का मान पता है, क्या है, ओपी वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर बोली हुई है, ठीक है। तो यानी कि तुम्हें वृत्त की 2 रेखाएं पता है, तीसरी निकालनी है, पाइथागोरस तुम्हें समकोण त्रिभुज की 2 रेखाएं पता है, तीसरी रेखा निकालनी है, कौन सी बड़ी बात है, निकाल दो आराम से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। क्या होगा, त्रिभुज ओपी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या होगा, आपके समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, तो आप जानते हो कि कर्ण का वर्ग यानी कि ओ क्यू का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा, ओ पी के वर्ग प्लस पी क्यू के वर्ग के योग के बराबर हो गया। यहां पर मान रखो ओ क्यू का वर्ग कितना है, 12, तो 12 का वर्ग करेंगे, ओ क्यू का मान है 12, 12 का वर्ग बराबर ओपी का मान है 5, वृत्त की त्रिज्या है, और पी क्यू का मान हमें निकालना है। 12 का वर्ग हो गया 144, याद होना चाहिए भाई ये, 5 का वर्ग 25 प्लस पी क्यू का वर्ग ये हमें ज्ञात करना है। 25 को उठाकर इधर ले आओ तो कितना आ गया, 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू का वर्ग, ठीक है। वर्ग इधर आकर वर्गमूल हो जाएगा, पी क्यू बराबर आ गया वर्गमूल के अंदर 144 माइनस 25 करेंगे कितना हो जाएगा, तो 14 माइनस 5 आ गया 9, ठीक है, 3 माइनस 2 हो गया 1 और फिर 1, तो यह आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 119 सेंटीमीटर,
स्क्वायर रूट के अंदर 119 सेंटीमीटर हमारी क्या हो जाएगी, हमारी दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, पी क्यू का मान हो जाएगा, यानी कि हमारी किसकी लंबाई हो जाएगी, स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी। तो क्लियर हो गया, यहां पर कैसे तुमने इस्तेमाल करा अपनी प्रमेय 10.1 का, ये सबको समझ में आ गया। जल्दी से बताओ हमने कहां इस्तेमाल करा, हमने प्रमेय का इस्तेमाल करा यहां पर, जब हमने बोला कि P स्पर्श बिंदु है तो आपकी स्पर्श रेखा PQ और त्रिज्या OP परस्पर कैसी होंगी, लंबवत होंगी, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्याएं और स्पर्श रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, अगला सवाल देखो, ये कह रहा है वृत्त की त्रिज्या R और व्यास D में संबंध बताओ। तो देखो हम जानते हैं व्यास क्या होता है, थोड़ी देर पहले ही तुम्हें बताया था, व्यास बराबर होता है तुम्हारा 2 गुणा त्रिज्या के बालकों वाला सवाल है, ठीक है। तो वृत्त का व्यास है D, त्रिज्या है स्मॉल r, तो यानी कि D बराबर 2 गुणा R, या फिर R बराबर ये 2 जो इधर गुणा में भाग में आ जाएगा D बटे 2। हाँ जी, इन दोनों में से जो भी विकल्प दे रखा है वही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर R बराबर D बटे 2 दे रखा है, यानी कि C विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है भाई सबको, आगे बढ़े। चलो जी अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखो भाई, अगर तुम एक वृत्त बनाते हो तो किसी वृत्त के किसी एक बिंदु पर, वृत्त के किसी एक बिंदु पर आप केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो, इसके अलावा अगर तुम कोशिश करोगे खींचने की तो वो स्पर्श रेखा खींचेगी ही नहीं, ठीक है। वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक से ज्यादा नहीं। तो ये चीज याद रखना, वृत्त के किसी एक बिंदु पर, वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, केवल एक। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर ये तुमसे पूछे कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, मान लो ये तुमसे पूछ ले कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो किसी वृत्त पर अगर तुम देखो तो किसी वृत्त पे कितने बिंदु होते हैं, एक वृत्त पे अनगिनत बिंदु होते हैं, एक वृत्त पे अनगिनत बिंदु होते हैं, और हर एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त पे अनगिनत बिंदु होते हैं, है ना, और हर एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी कि आपकी टोटल अनगिनत बिंदु हो गए तो अनगिनत ही स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। इसका मतलब एक बिंदु पर तो केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन एक बिंदु पर तो केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन पूरे वृत्त पर कितनी अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी एक वृत्त पर कितनी अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। ये दूसरी प्रमेय आ गई, लेकिन इससे पहले अगर एक बात बताओ, मान लो मेरे पास ये वृत्त है, ठीक है, और मेरे पास 3 सिचुएशन है अलग अलग। क्या, पहली सिचुएशन, मुझे वृत्त की एक स्पर्श रेखा खींचनी है, जिस एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है जब वो वृत्त के अंदर हो। जब बिंदु वृत्त के अंदर है तो वृत्त पर स्पर्श रेखा कैसे खींचेगी, अगर बिंदु वृत्त की परिधि पर है तो स्पर्श रेखा कैसे खींचेगी, और अगर बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो वृत्त पर स्पर्श रेखा कैसे खींचेगी, ठीक है। ठीक है, 3 केस मैंने तुम्हें दिए। पहला वाला केस कि बिंदु अगर वृत्त के अंदर है तो वृत्त पर स्पर्श रेखा, ठीक है। बिंदु अगर वृत्त की परिधि पर है तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींचेंगी, और आपका बिंदु अगर वृत्त के बाहर स्थित है तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींचेंगी। तो अगर तुम पहले केस से शुरुआत करते हो तो वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु है तो भाई साहब तुम उससे कितनी ही कोशिश कर लो, उससे कोई भी स्पर्श रेखा तुम खींच ही नहीं पाओगे कभी। जितनी भी खींचेंगी सारी की सारी छेदक रेखाएं खींचेंगी, ठीक है। तो अगर बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है, अगर बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तो
कोई भी उस बिंदु से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। ठीक है, अगर बिंदु वृत्त के अंदर है तो उस बिंदु से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। अगर बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित है तो तुम वहां से क्या, अगर बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित है तो तुम उस बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि बिंदु वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो यानी कि आपका अगर कोई बिंदु वृत्त की परिधि पर है तो उससे केवल एक स्पर्श रेखा बन सकती है। और दूसरा केस, अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, ठीक है, वृत्त के बाहर स्थित है, तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं भाई? उससे बन सकती हैं तुम्हारी केवल और केवल दो स्पर्श रेखाएं। इसके अलावा तुम जो भी खींचने की कोशिश करोगे कोई रेखा नहीं खींचेगी। ठीक है, तो अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो उससे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपका कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तो उससे कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी। कोई बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित है तो उससे केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, ठीक है, वृत्त के बाह्य भाग में है, तो उससे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और इसी पर ही आधारित है हमारी अगली प्रमेय कि वृत्त के बाहर स्थित अगर हमारे पास कोई दो बिंदु हैं, ठीक है, वृत्त के बाहर स्थित अगर हमारे पास कोई दो बिंदु हैं, ठीक है, मतलब सॉरी कोई बिंदु है, वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है, तो उससे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। यही बोलती है हमारी ये प्रमेय कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो जैसे कि यहां पर तुम्हारी ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई बिंदु P से, कौन कौन सी, एक तो PQ और दूसरी तुम्हारी PR। तो ये जो PQ और PR की लंबाइयां हैं ये परस्पर बराबर होंगी। तुम्हारा PQ बराबर होगा PR के, क्योंकि वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तुम्हें इसे सिद्ध करना है तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो दो त्रिभुज तुम्हारे बन रहे हैं, P से वृत्त के केंद्र को मिलाओ, QO को मिलाओ और QR को मिलाओ। देखो तुम्हें पता है R और Q क्या है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। R और Q क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श बिंदु पर तुम्हारी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब तुम इन दोनों त्रिभुजों को PQO और PRO को सर्वांग सम सिद्ध कर दो। किससे? तुम्हारे दोनों के दोनों सर्वांग कैसे हैं, समकोण त्रिभुज है, तो आपका सर्वांग समता कसौटी से सर्वांग सम सिद्ध हो सकता है, तो कर दो सर्वांग सम सिद्ध। ठीक है, कैसे, देखो सबसे पहले कोण PQO और PRO बराबर है, 90 डिग्री के कोण है। इसके अलावा तुम्हारा दोनों त्रिभुजों के जो कर्ण हैं, त्रिभुज PQO का कर्ण कितना है, PO, और त्रिभुज PRO का कर्ण कितना है, PO, दोनों के कर्ण समान हैं, तो PO बराबर हो गया PO के, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो यानी कि समकोण त्रिभुज के कर्ण बराबर आ गया। और इसके अलावा आपका OQ बराबर हो जाएगा OR के, क्योंकि वृत्त का केंद्र है। OQ बराबर आ गया OR के, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो आपने दो समकोण त्रिभुजों में उनके कर्ण और एक भुजा को बराबर सिद्ध कर दिया, यानी कि RHS सर्वांग समता कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो यानी कि CPCT से आपकी जो ये वाली भुजाएं हैं ये भी आपस में बराबर आ जाएंगी, यानी कि आप लिख सकते हो CPCT से आपका PQ बराबर हो जाएगा किसके, आपका PR के, और प्रमेय हो गई सिद्ध। ठीक है, प्रमेय हो गई सिद्ध। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हो। अब हम सीधा चलते हैं इन पर आधारित सवालों पर। ठीक है,
तुम्हारे सिलेबस में केवल यही दोनों प्रमेय है जो कि तुम्हें करनी है, ठीक है। सीधा इन पर आधारित सवालों को देखेंगे कि कौन कौन से सवाल हमारे पास हैं, किस किस टाइप के सवाल हैं हमारे पास, और एक एक करके उन्हें हल करेंगे। सबसे पहला सवाल क्या कहता है कि ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु से बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टी क्यू खींची गई, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू बराबर होगा किसके, आपका 2 गुणा कोण ओ पी क्यू के, ठीक है। 2 गुणा कोण ओ पी क्यू के बराबर सिद्ध करना है। अब देखो सीधी सी बात है, तुम्हें पता है, तुमने यहां पर पी क्यू को मिला दिया, तुम्हें पता है कि तुम्हारा टी पी बराबर होगा किसके, टी क्यू के। टी पी बराबर है टी क्यू के, ठीक है। हल जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। टी पी बराबर है टी क्यू के, क्यों है भाई बराबर, क्योंकि वृत्त के बाहर स्थित बाह्य भाग में से बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा डालते हो तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, टीपी बराबर टी क्यू, ठीक है। तो क्या वृत्त की स्पर्श रेखाएं, भैया इनकी तो बराबर होगी लंबाई, ठीक है। अब किसी त्रिभुज में अगर दो त्रिभुज, कौन सा, टीपीक्यू ले लो, टीपीक्यू में अगर त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है, ठीक है, तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। त्रिभुज में तुम्हें पता है टीपी बराबर है टीक्यू के, तो इसका मतलब टीपी के सामने वाला कोण यानी कि ये वाला कोण, कौन सा कोण, टीक्यूपी, बराबर होगा किसके, तुम्हारे टीक्यू के सामने वाले कोण टीपीक्यू के। ठीक है। अब इसके अलावा तुम्हारा जो ये पूरा कोण होगा, ध्यान से देखना कौन सा वाला, ये वाला कोण, ये कितना होगा भाई, क्योंकि ये स्पर्श बिंदु है, ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श बिंदु और त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो आप लिखोगे आपका कोण, आपकी टीपी जो है वो लंब होगा किस पर, आपका ओपी पर, ठीक है, क्योंकि आपका स्पर्श बिंदु पर, प्रमेय 10.1 से लिख देता हूं मैं यहां पर, प्रमेय 10.1 से, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर आपका स्पर्श रेखा और त्रिज्या जो होती है वृत्त की वो लंबवत होती है, ठीक है। यानी कि आपका कोण टीपीओ कितना हो गया, कोण टीपीओ आपका बराबर आ गया किसके, आपका बराबर आ गया 90 डिग्री के। अब देखो आपको क्या चाहिए, आपको पी टी क्यू और ओ पी क्यू में संबंध दिखाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम पी टी क्यू और इसमें संबंध निकालना तो जानते हैं, टी पी क्यू में कैसे निकाल देंगे, आपका त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगाकर। अगर मैं इस टीपी क्यू का मान ओपी क्यू के रूप में निकाल लूं तो फिर मेरा काम हो जाएगा। तो देखो भाई, अब टीपी क्यू का मान टीपी ओपी क्यू के रूप में कैसे निकलेगा, आपको पता है कि कोण टीपीओ जो है वो किस किस से मिलकर बना है, कोण टीपीक्यू प्लस कोण ओपीक्यू से मिलकर बना है, ठीक है, बराबर 90 डिग्री के। अब इस ओपीक्यू को उठाकर इधर ले जाओ तो कोण टीपीक्यू का मान कितना आ गया, यह आ गया 90 डिग्री माइनस कोण ओपीक्यू आ गया। तो कोण टीपीक्यू का मान आ गया किसके रूप में, आपका कोण ओपीक्यू के रूप में, है ना। अब अपने त्रिभुज में कोण योग का गुण लगा दो, त्रिभुज टीपीक्यू में, त्रिभुज टीपीक्यू में कोण योग का गुण लगाएंगे, कितना आ जाएगा, कोण योग का गुण लगाने पर हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले आपका कोण पीटीक्यू प्लस कोण टीपीक्यू प्लस कोण टीक्यूपी बराबर 180 डिग्री के, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है। अब तुम्हें पहले से ही पता है कि कोण टीक्यूपी और कोण टीपीक्यू दोनों आपस में बराबर है, तो ये मान उठाकर यहां पर रख दो, तुम्हारा कोण पीटीक्यू
प्लस कोण TPQ प्लस कोण TQP की जगह पर भी TPQ रख देंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमने इसकी जगह पर ये रख दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है चूंकि कोण TQP बराबर है कोण TPQ के। सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। अब हल कर लो इसे, हल करोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा कोण PTQ प्लस 2 गुणा कोण TPQ बराबर 180 डिग्री के, ठीक है। अब कोण TPQ का मान तुम पहले ही निकाल चुके हो, 90 डिग्री माइनस कोण OPQ, तो ये मान यहां रख दो। तो कोण PTQ प्लस 2 गुणा कोण TPQ की जगह पर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 90 डिग्री माइनस कोण OPQ बराबर 180 डिग्री के। तो कोण PTQ तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 की गुणा अंदर करेंगे तो 2 गुणा 90 डिग्री 180 डिग्री, और 2 की गुणा माइनस OPQ में करेंगे तो 2 गुणा कोण OPQ वो भी माइनस के, बराबर 180 डिग्री। हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व। 180 डिग्री और 2 गुणा कोण OPQ को उठाकर उधर ले जाओ तो कोण PTQ बराबर आ गया आपका, इधर है 180 डिग्री, प्लस का 180 डिग्री इधर जाकर माइनस का 180 डिग्री हो गया, और माइनस के 2 गुणा कोण OPQ इधर जाकर प्लस के 2 गुणा कोण OPQ हो गया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल कर आ गया वो कितना आ गया, फाइनल आंसर निकल कर आ गया आपका कोण PTQ बराबर 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री हो गया 0, बचा कितना, 2 गुणा कोण OPQ। हाँ जी, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, और यही हमें प्रूव करना था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। अगर तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो भैया बल्ले बल्ले है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत है, ठीक है। अगर तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बल्ले बल्ले है, नहीं तो फिर बहुत ही दिक्कत है लल्लू, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अब इस सवाल में हमसे ये कह रहा है कि आकृति में यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ 110 डिग्री है, तो कोण PTQ ज्ञात करो। कौन सा कोण निकालना है भाई, PTQ, ये वाला कोण निकालना है, ठीक है। अब इस सवाल को करने में कुछ भी नहीं है, तुम्हें ये वाला कोण पता है 110 डिग्री है, तुम्हें पता है कि TP और TQ स्पर्श रेखाएं हैं, यानी कि P और Q स्पर्श बिंदु है। तुम्हें पता है कि भैया स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, तो यानी कि ये दोनों कोण 90 डिग्री होंगे। अब तुम देख लो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज में 3 कोण तुम्हारे पास हैं, एक है 90 डिग्री, एक है 110 डिग्री, एक है 90 डिग्री। तीसरा कोण निकालना कौन सी बड़ी बात है, अगर मैं इसे x बोल दूं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस x बराबर हो गया 360 डिग्री के। सबको जोड़ दो, 110 डिग्री और 90 डिग्री हो गया 200 डिग्री, 200 डिग्री और 90 डिग्री हो गया 290 डिग्री। दूसरी तरफ जाएगा कितना हो गया, x बराबर 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, कितना आ गया हमारा, यह आ गया 70 डिग्री। खत्म क्वेश्चन। तो तुम्हारा चौथा कोण जो हो जाएगा वो कितना हो गया, वो हो गया 70 डिग्री। और बताओ भाई, ठीक है। तो अब देखो, अब इसी तरीके के और भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि तुम इससे प्रैक्टिस कर सकते हो इन्हीं प्रमेय पर आधारित, ठीक है, जिसे मैं तुम्हें कराऊंगा किसमें, मास्टर 30 की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, प्रमेय वगैरह की भी प्रैक्टिस करो, जो सारी चीजें तुम्हें बताई हैं उन सब की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। चैप्टर रिवाइज मैंने करा दिया है, बाकी इसकी वीडियो जल्दी आएगी मास्टर 30 की व्रत की, तो वहां से व्रत की प्रैक्टिस करना। मैं तुमसे मिलता हूं सीधा तुम्हारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय।